हेलो मित्रों, आज के ज़माने में एंजियोग्राफी हृदय रोग में एक रूटीन प्रोसेस बन गया है। अब डॉक्टर और पेशेंट दोनों उत्सुक होते हैं कि भाई एंजियोग्राफी से ब्लॉक देख ले, लेकिन एंजियोग्राफी में कैथेटर की टिप पे अल्ट्रासाउंड नहीं डाला जाता है। वो बहुत बहुत कॉस्टली एंजियोग्राफी होती है। और ये जो रूटीन हॉस्पिटल एंजियोग्राफी है उसमें डॉक्टर जो परसेंटेज बताते हैं 3 से 4 मिलीमीटर की कोरोनरी आर्टरीज में, वो डॉक्टर कैसे बता सकते हैं परसेंटेज? हाउ यू कैन जज? सपोज कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट है इन्वेसिव, कैसे बता सकते हैं कि भाई आपको 99% है, आपको 90% है, 80% है? कैसे ये कोई हृदय के अंदर जाके देख तो मेजरमेंट तो नहीं लेते हैं। तो ये एक पेशेंट्स को डराने की बात है। हॉस्पिटल जो चलती है वो 20% जेन्युइन चलती है, बाकी 80% डर के बेसिस पे चलती है। अब पेशेंट्स को कंपलसरी इतने ब्लॉकेज बता दिए, पेशेंट्स के रिलेटिव बोलेंगे यार इतने ब्लॉकेज बता दिए है, पेशेंट सच्चा भी मान जाता है और फिर पेशेंट एंजियोप्लास्टी और स्टेंट में डलाने के लिए तैयार हो जाता है, या बहुत तीनों नलियाँ ब्लॉक बताई है तो बाईपास में जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब नॉर्मली लाफेबल चीज़ ये है कि उस वक्त पेशेंट को चेस्ट पेन भी नहीं होता है कि भाई जब एंजियोग्राफी कराता है तब एक बार पहले चेस्ट पेन हो गया, फिर उसके बाद कभी उसको चेस्ट पेन भी नहीं हुआ। फिर ब्लॉकेज देखने के लिए पेशेंट और डॉक्टर दोनों उत्सुक होता है। डॉक्टर का तो ब्रेड बटर का सवाल है, हॉस्पिटल का तो वो तो उत्सुक होंगे, लेकिन पेशेंट भी जिज्ञासा उनकी बढ़ जाती है कि देख लेते हैं ब्लॉकेज कितना है। तो कभी भी इमरजेंसी के सिवाय हॉस्पिटल एंजियोग्राफी मत करें, ये मैं बार बार बोलता हूँ। इससे हृदय की जो बेसिक एंडोथेलियम है वो डैमेज हो जाती है। आपका जो नेचुरल सिस्टम एंडोथेलियम जो नाइट्रस ऑक्साइड सिक्रेट करती है, हार्ट को, वास्कुलर सिस्टम को मजबूत करती है, वो डैमेज हो जाती है। ये कोई समझता नहीं है। और दूसरी बात, आपको ब्लॉकेज देखना ही है तो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी कराई है ना, उससे आपको सटीक रिजल्ट मिलेगा, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। और आप परसेंटेज वाले ऐसे गलत फेक परसेंटेज वाले ब्लॉकेज से आप बच जाओगे। मेंटल हैरेसमेंट आपको नहीं होगा और आप को कैल्सीफाइड स्कोर है कि लिपिड रिच ब्लॉकेज है कि कैल्सीफाइड ब्लॉकेज है, वो सब मालूम पड़ जाएगा। तो सीटी एंजियोग्राफी कराइए, इको कराइए, थेलियम हार्ट स्कैन कराइए और सबसे बढ़िया ब्लड टेस्ट कराइए। जो हार्ट का कार्डियक प्रोफाइल का ब्लड टेस्ट है वो सबसे बढ़िया है। तो आजकल ये जो वेस्टर्नाइजेशन हो गया है मेडिकल फील्ड में, अब ये जो स्टैंड की चीज़ है वो 90s में चालू हुई, 80s में बलून चालू हुआ, लेकिन सब फेल होते जा रहे हैं, सब ब्लॉकेज, रीस्टीरोसिस होते जा रहे हैं। तो पेशेंट परेशान है। तो उसके बाद एक नई सिस्टम आई कि जो भाई आपके अंदर कुछ डालना नहीं है, आपकी कोई नली बदलना नहीं है। जैसे बाईपास में ब्लॉक निकालते रहिए, बाईपास में खाली नली ब्लॉक के ऊपर और ब्लॉक के नीचे डालते हैं, जैसे ब्लड फ्लो को डाइवर्ट करने के लिए। तो उससे इस्केमिक रिपरफ्यूजन इंजरी से पेशेंट्स का हार्ट वीक हो जाता है। स्टेंट में भी ऐसा है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि स्टेंट आपका पंपिंग बढ़ा देगा। तो
मेन चीज़ ये है कि भाई आपको अपना डॉक्टर खुद बनना पड़े, आपको डाइटरी गाइडलाइंस अपनी खुद बनानी पड़े डॉक्टर की सलाह के हिसाब से। जो डॉक्टर डाइटरी गाइडलाइंस आपको बढ़िया देता है और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने का आपको सूचित करता है, वो डॉक्टर आपको अच्छा नहीं लगता। लेकिन स्टेंट डला दिया तो वो डॉक्टर आपको अच्छा लगेगा, लेकिन 2 साल बाद या 6 महीने में स्टेंट रीफिलिंग, रीस्टिनोसिस हो गया, रीथ्रोम्बोसिस हो गया, तो फिर वो भी आपको गलत लगेगा। बाईपास में भी ऐसा है, कई पेशेंट्स हॉस्पिटल में सकम हो जाते हैं, बाहर आता नहीं है मीडिया में। तो बाईपास इज़ नॉट अ कॉमन प्रोसीजर, इट इज़ अ रिस्की ट्रॉमेटिक प्रोसीजर। तो चेस्ट पेन के लिए लोग कराते हैं रिलीविंग के लिए, लेकिन बाईपास के बाद बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, स्ट्रोक, एट्रियल फिब्रिलेशन, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक फिर से आ जाना वगैरह, बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। तो मैं तो आपको एक ही सलाह देता हूँ कि आप अल्कलाइन फूड खाइए, अल्कलाइन वाटर पीजिए, भूख से ज़्यादा कम खाइए, भूख से ज़्यादा मत खाइए, और जब भूख लगे तभी खाइए। हमारा क्या है कि सुबह ब्रेकफास्ट किया, फिर दोपहर को लंच किया, फिर रात को डिनर किया, फिक्स शेड्यूल होता है। भले भूख हो या ना हो, फिक्स शेड्यूल होता है कि भाई खाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आपको भूख है तभी खाइए, तो बॉडी में, जीआई ट्रैक्ट में मेटाबॉलिज्म और डाइजेस्टिव सिस्टम उसको डाइजेस्ट कर पाएंगी। भूख नहीं है तब खाने से कोई मतलब नहीं है। और देर रात को डिनर लेना, दैट इज इन्विटेशन टू द डिसीज, दैट इज इन्विटेशन टू द हार्ट अटैक, हार्ट डिसीज, डायबिटीज, हाई बीपी। बट अभी वेस्टर्नाइजेशन हो गया, पीपल आर ईटिंग सैड डाइट, मीन स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट। तो लोगों को डॉक्टर बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं, लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं है कि भाई ये तो बोले जा रहे हैं, आपने को अपनी मस्ती में रहना है। तो चलो भैया, हम एंजियोग्राफी आपने करा ली, तो हम आपको सलाह ये देते हैं कि आप इंटेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट लीजिए। इस्केमिया ट्रायल, करेज ट्रायल, सैटर्न, एस्टेरॉयड, रिवर्सल ट्रायल के हिसाब से, और ब्लॉकेज को सबसाइड करिए, स्टेबलाइज कर दीजिए, फिर से हार्ट अटैक आपको नहीं आएगा। देन हार्ट आपका वीक हो गया है या मल्टीपल ब्लॉकेज बताया है, लेकिन कोलेटरल्स कुदरत ने आपको आपकी पहले की लाइफस्टाइल जैसे चलना अच्छा था, साइकिलिंग किया हुआ है या कसरत की है, तो आप कोलेटरल्स खुल गई होती है, तो आपका पंपिंग 60% भी होता है मल्टीपल ब्लॉकेज होने के बावजूद। ऐसे अच्छे पंपिंग वाले पेशेंट्स में कभी भी बाईपास सर्जरी में मत जाना। अच्छा, दूसरा, किसी का पंपिंग हार्ट अटैक आने के बाद जो इमीडिएट थ्रोम्बोलाइसिस और इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं लिया विद इन गोल्डन आवर, एक कलाक में या मैक्सिमम 3 आवर्स टाइम विंडो में, तो फिर आप का हार्ट वीक हो जाएगा, हार्ट का मसल स्केयरिंग हो जाएगा और हार्ट वीक हो जाता है। फिर वीक हार्ट में पेशेंट्स को थकान होती है, पानी भर जाता है फेफड़े में वेनस कंजेशन के हिसाब से, पेशेंट्स को सूजन आ जाती है, पेशेंट्स को भूख कम लगती है, पेशेंट्स को सांस बहुत फूलती है, सोते सोते भी सांस फूलती है, चलते चलते सांस फूलती है, चेस्ट पेन रहता है, चक्कर आते हैं, तो ये हार्ट फेलियर के लक्षण है। तो कहने का मतलब यह है कि ब्लड टेस्ट पूरा कराइए, कार्डियक प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, HSCRP, B12, D3, यूरिक एसिड, होमोसिस्टीन, डायबिटीज है तो 3 महीने का डायबिटीज, HbA1c, क्रिएटिनिन, और उसके बाद आप मेडिसिन पे स्टेबल हो जाइए।
आपको ब्लॉकेज देखना है तो सीटी एंजियोग्राफी करा लीजिए। और अभी अभी बहुत नए इंजेक्शंस निकले हैं, जैसे मेजर हार्ट अटैक है तो थ्रोम्बोलाइटिक फाइब्रिन स्पेसिफिक 5 सेकंड का डोज ही होता है क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए। और पार्शियल हार्ट अटैक है, पार्शियल ऑक्लूजन, तो एंटी थ्रोम्बोटिक का 7 to 8 डेज का कोर्स होता है रोज इंजेक्शन का। तो एक सिंपल प्रोसेस है, साथ में हृदय की, बीपी की, डायबिटीज की, ब्लॉक स्टेबिलाइजेशन और रिग्रेसिंग की दवाइयाँ, लोही पतला करने की दवाइयाँ चालू रखने का हमारी सलाह के अनुसार। और ECP ट्रीटमेंट के जिसके बारे में मैंने बहुत वीडियो बनाए हैं, उसको आपको फॉलो करना है। और ECP ट्रीटमेंट का कोर्स अचूक लेना है, क्योंकि अब मैंने तो फॉरेन में भी देखा है कि स्टेंट वाले डॉक्टर अभी ECP की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी मैं ऑरलैंडो में था तो वहाँ 2-3 डॉक्टर की मुलाकात लिया, तो वो स्टेंट के डॉक्टर थे, इन्वेसिव कार्डियोलॉजिस्ट, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, लेकिन वो ECP की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ECP विथ ट्रेन्ड हैंड, ट्रेन डॉक्टर, मैच्योर डॉक्टर से आप ECP लीजिए और नॉलेजेबल डॉक्टर से लीजिए। आपको हार्ट एकदम रेज्यूनेट हो जाएगा, नेचुरल बाईपास हो जाएगी और पंपिंग हार्ट का बढ़ जाएगा, एक्सरसाइज टॉलरेंस बढ़ जाएगा, एक नया जीवन मिलेगा आपको। और जिसका वीक हार्ट है उसका पंपिंग बढ़ जाता है, और जिसका मल्टीपल ब्लॉकेज है लेकिन कुदरत ने नेचुरल बाईपास दिया है और पंपिंग अच्छा है, उसमें भी नेचुरल कोलेटरलाइजेशन से, नई नई वेसल्स बनने से और डॉर्मेंट वेसल्स ओपन होने से पेशेंट्स को रीरूटिंग और ब्लड फ्लो हो जाता है। तो पेशेंट्स को कोई सर्जरी या कोई स्टेंटिंग कराने की ज़रूरत नहीं रहती। और ये पूरे हार्ट में होता है, जैसे स्टेंटिंग बाईपास में लोकेलाइज सेगमेंट में होता है ब्लड फ्लो बढ़ना, इसमें पूरे हार्ट में होता है। तो ECP ट्रीटमेंट ट्रेन हैंड से लीजिए और दवाइयाँ प्रोटोकॉल से लीजिए। डाइट में आप अपने डॉक्टर बनिए, हमारे बताए हुए डाइट चार्ट पे फॉलो करिए। आध्यात्मिक जिंदगी, जैसे थोड़ा प्राणायाम मॉर्निंग में कीजिए, मेडिटेशन 5 मिनट मॉर्निंग में कर सकते हैं, वॉकिंग कीजिए भूखा पेट। और डायबिटिक है तो खाने के बाद भी 500 स्टेप चल सकते हैं धीरे धीरे। और जो लोग हार्ट के पेशेंट्स है और डायबिटिक है तो वो लोग ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं 20 से 30 मिनट, 30 मिनट करे तो अच्छा है। मीन्स वीकली 150 मिनट आपको एरोबिक वॉकिंग या साइकिलिंग करना है। और व्यसन से मुक्त रहिए संपूर्ण। और आपका विटामिन C लेवल, D3 लेवल, B12 लेवल, होमोसिस्टिन लेवल, इंसुलिन लेवल डायबिटीज़ में है तो आजकल इंसुलिन लेवल का कोई टेस्ट कराता नहीं है। इंसुलिन लेवल चेक करना बहुत जरूरी, क्योंकि इंसुलिन ज़्यादा है तो एथेरोस्क्लेरोसिस और ब्लॉकेज होते हैं, लाइपोजिनेसिस होता है। तो आपने ऐसा समझा कि इंसुलिन से डायबिटीज़ कंट्रोल कर दिया, लेकिन वो एक दो-धारी तलवार है, वो आपको नुकसान करेगी। तो मेन तो इंसुलिन रेजिस्टेंस घटाना, वही डायबिटीज़ की असली ट्रीटमेंट है। और वो डाइट से और नई नई दवाइयाँ आई है उससे आप इंसुलिन रेजिस्टेंस घटा सकते हैं और इंसुलिन सिक्रीशन भी लिमिट मात्रा में कर सकते हैं। तो ये सब टेस्ट कराना चाहिए और पेशेंट्स को ECP का अचूक लाभ लेना चाहिए। चाहे कोई भी दुनिया उसके बारे में ऑपोजिट बोले, जैसे स्टेंट वाले डॉक्टर तो ऑपोजिट ही बोलेंगे, बाईपास वाला तो उसका ऑपोजिट ही बोलेंगे, जैसे हम ऑपोजिट बोलते हैं उनका। तो परफेक्ट पैरामीटर्स पेशेंट्स के टेस्टिमोनियल के लिए नंबर्स लीजिए। आज इंडिया में लाखों लोगों ने ECP ट्रीटमेंट लिया होगा, वर्ल्ड में लाखों लोगों ने ECP ट्रीटमेंट लिया और विदाउट सर्जिकल इंटरवेंशन कुदरत ने जो नेचुरल बॉडी दिया है उसको नेचुरल फॉर्म में रखते हुए
बाईपास हो जाता है, पंपिंग बढ़ जाता है और आप एकदम रेज्यूनेट हो जाते हैं। उससे बढ़िया क्या चीज़ चाहिए आपको। थैंक यू वेरी मच।